स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज वेरी गुड, स्पेशली यूएस इंडिया का ट्रेड डील अनाउंस हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एआई का काफ़ी न्यूज़ आ गया, हमारे आईटी सेक्टर को काफ़ी थ्रेट है, ऐसे एक व्यू हो गया है। बिकॉज जब भी इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इम्पैक्ट होता है ग्लोबली, तो सब लोग यूएस ट्रेजरीज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, नेगेटिव है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक सेंटीमेंट देखें तो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। सेंट्रल बैंक्स अभी भी फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ जापान, आरबीआई, उसकी वजह से भी गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, राइट, पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एवरी ईयर इज डिफरेंट, राइट। हर साल एक कोई अलग एसेट क्लास विनर रहता है, ज्यादा रिटर्न देता है, राइट। और इसीलिए हम कहते हैं कि एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट for normal investors, average investors, right? Looking at asset allocation, having a diversified portfolio is very crucial. और ये हम इस साल 2026 में भी वही देख रहे हैं, राइट। तो अगर हम ये 4 एसेट क्लास देखें और ये मिड मार्च का डेटा है, तो जो अपना डोमेस्टिक इक्विटी है, इट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न्स, राइट, ऑलमोस्ट नेगेटिव 10% रिटर्न्स। इंटरनेशनल इक्विटी इज फ्लैट, वी कैन से। फिक्स इनकम ने भी ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। एंड कमोडिटी इज ऑल्सो नॉट एज ग्रेट एज लास्ट ईयर, कि काफ़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई है, बट फिर भी डिसेंट 18-20% रिटर्न हुआ है, राइट। और ये ऐसे क्यों है, मार्केट्स इतने वॉलेटाइल क्यों है? क्योंकि बहुत जो हम बोलते हैं थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो है ग्लोबल और इंडिया में, दोज आर डोमिनेटिंग द मार्केट, राइट। तो लास्ट कैलेंडर ईयर में अगर हम देखें तो क्या क्या हुआ था आपको पता ही है, राइट। एक तो है टैरिफ एंड ट्रेड रिलेटेड डिसरप्शन हो गया था, राइट। उसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सपोर्टिव मेजर्स अनाउंस किए थे, फिंटरेस्ट रेट कट किया था, फिजिकल मेजर्स अनाउंस किए, काफ़ी सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे, राइट। लेकिन क्या हुआ था कि अर्निंग्स ग्रोथ इतना अच्छा नहीं आया था, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, राइट। और इस साल क्या हुआ है, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर वॉज वेरी गुड, राइट, स्पेशली यूएस इंडिया का ट्रेड डील अनाउंस हो गया था, राइट। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एआई का काफ़ी न्यूज़ आ गया, राइट, और उससे जो हमारे आईटी सेक्टर को काफ़ी थ्रेट है, ऐसे एक व्यू हो गया था, राइट। तो उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आया था। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल रिस्क जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से अभी ऑलमोस्ट ऑल इक्विटी मार्केट्स इन ऑल कंट्रीज हैव बीन इम्पैक्टेड, राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड हम इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ asset allocation, in terms of what we should recommend to investors, in terms of which asset class will do well, ये हम कैसे सोच सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जस्ट टू शेयर अ पर्सनल स्टोरी, मैं एक साल पहले वारवान वैली ग्लेशियर गया था। दिस इज इन कश्मीर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 14,500 feet, राइट। सो दिस वॉज अराउंड 80 किलोमीटर ट्रैक ओवर 1 week। और आप लोग जानते हैं कि जब हम हायर एलिवेशन पे जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है? ऑक्सीजन का, राइट, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। और मैं पिछले ऑलमोस्ट 14-15 साल से मैं काफ़ी रनिंग करता हूँ, मैराथन में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मुझे लगा था कि मैं एटलीस्ट फिजिकल फिटनेस का इशू नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन का इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी हम हायर एलिवेशन पे जाते हैं तो प्रॉब्लम होता ही है, राइट। और मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई। तो 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं और ऊपर नहीं जा पाऊंगा, राइट, या तो मुझे रुकना पड़ेगा या वापस नीचे आना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट फिजिकल फिटनेस थी, मैं अच्छे टीम के साथ गया था, तो मैंने ये ट्रैक कंप्लीट किया और काफ़ी एंजॉय भी किया, राइट। और जब इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा कि अगर मुझे या आपको या किसी को भी हायर एलिवेशन पे जाना है, नए हाइट्स पे जाना है, तो 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो मेरे जो कलीग है चिराग, उन्होंने मुझे अभी बताया कि उन्होंने तो 11-12 ऐसे ट्रैक किए हुए हैं, राइट। तो उनके पास जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ, आपसे पूछूंगा मैं, ये 3 चीजें क्या है, क्या लगता है आपको कि अगर सपोज आपको इस हाइट पे जाना, अभी 15,000 फीट पे ऑक्सीजन इज 60% ऑफ सी लेवल, राइट, फिर भी प्रॉब्लम्स होती है। और माउंट एवरेस्ट इज एट 30,000 फीट, वहाँ तो ऑक्सीजन इज ओनली 33% ऑफ सी लेवल, तो और भी कंपाउंड होते हैं प्रॉब्लम, राइट। तो अगर आपको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 फीट पे जाना है तो किन 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी? हाँ, फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना, हेल्थ होनी चाहिए, बराबर। फिर
करेक्ट, मेंटल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, विल पावर होना चाहिए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वापस आया और मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे लगा कि अपने मतलब मार्केट्स के लिए भी ऐसा ही कुछ है। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी जैसे निफ्टी इंडेक्स 23,000 के लेवल्स पे है, और हम सबको, इन्वेस्टर्स को सब यही सवाल रहता है कि क्या निफ्टी यहाँ से 30,000, 40,000, 50,000 के लेवल तक जा सकता है, या यहाँ से करेक्ट हो सकता है, राइट। या अगर सेंसेक्स 75,000 के पास है तो क्या वो 100,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक जा सकता है, या यहाँ से करेक्ट हो सकता है, राइट। तो इसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, तो जो फ्रेमवर्क मैं यूज करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, मतलब जैसे हमारे लिए मेंटल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है ऊपर जाने के लिए, तो मार्केट के लिए क्या जरूरी है, तो मैक्रो सेंटिमेंट। जब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो करेक्ट करेगा, राइट। जैसे हमारे लिए फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना जरूरी है, वैसे मार्केट के लिए क्या जरूरी है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। जब तक अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो करेक्ट करेगा, राइट? जैसे हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, मार्केट को क्या चाहिए, तो लिक्विडिटी। जब तक डोमेस्टिक फ्लो आता रहेगा, एफआईएस का फ्लो आता रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो करेक्ट करेगा, राइट। और लास्टली, कौन से हाइट पे हम ऑलरेडी है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आप ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पे हो तो वहां से और ऊपर जाना तो मुमकिन नहीं, आपको नीचे आना पड़ेगा। तो अगर ऑलरेडी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है तो चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट वहां से करेक्ट करेगा, राइट। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें देखनी है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम सेंटीमेंट की बात करते हैं तो अभी ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, मतलब जो सेंटीमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, कौन सा इवेंट अभी सबसे ज्यादा सेंटीमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, वॉर, राइट। तो और ये क्यों सेंटीमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब अगर वॉर हो रहा है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में, तो क्यों हमारा सेंटीमेंट, क्यों सबका सेंटीमेंट क्यों इम्पैक्ट होना चाहिए, राइट। और क्रूड ऑयल, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाँ, इन्फ्लेशन का रिस्क है, और इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। प्रोडक्शन बंद हो सकता है, जनरल लाइफ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। तो एग्जैक्टली वही है। तो एसेंशियली जो हम देख रहे हैं न्यूज़ में, सुन रहे हैं, तो मेनली क्या हो रहा है कि एक तो मतलब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो है, वहाँ पे ईरान ने लॉकडाउन कर दिया है, और दूसरा वो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑलमोस्ट मतलब 1/3 जो क्रूड ऑयल सप्लाई ग्लोबली होता है वो वहाँ से आता है, और 20% ऑफ गैस सप्लाई वहाँ से आता है, 1/3 ऑफ फर्टिलाइजर सप्लाई भी वहाँ से आता है, राइट। तो ये सब अभी कंस्ट्रेन हो गया है, राइट। तो सप्लाई कंस्ट्रेन हो गया है, और ऑल्टरनेट सोर्सेज इतने नहीं है कि उसको ऑफसेट कर सके, राइट। और इसका मतलब सभी देशों पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, जो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जो छोटे देश हैं, आपने देखा रहेगा, जैसे अभी फिलीपाइंस ने कल ही इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इंडोनेशिया में, मलेशिया में, पाकिस्तान में, राइट, अलग अलग कंट्रीज में गवर्नमेंट्स लोगों को बोल रहे हैं कि आप घर से ही काम कीजिए, राइट। और ये सब चल रहा है। इंडिया में अभी तक उतना कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया का अगर हम देखते हैं तो 85% जो अपना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। अपना जो क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 50% मिडिल ईस्ट से आता है, राइट। और अपना जो गैस का रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 60 to 80% मिडिल ईस्ट से आता है, राइट। तो अपना डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, राइट, और दूसरे देशों का भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट हो रहा है तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राइट। तो क्रूड ऑयल प्राइस अगर हम देखें तो $60-65 से सीधा अभी $100 तो बैरल पे आ गया है, राइट। ऑलमोस्ट मतलब 50% इंक्रीज हो गया। और गैस प्राइस तो ऑलमोस्ट 85 to 100% इंक्रीज हो गया। जो दूसरे कमोडिटीज है, इंडस्ट्रियल मेटल्स है, एग्री कमोडिटीज है, उनका भी प्राइसेस अभी काफी स्पाइक हो गया है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ग्लोबली मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क है। और दूसरा जो मतलब हमें कैसे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कितना इम्पैक्ट हो रहा है, तो यूएस डॉलर जो है वो हम उसका लेवल हम देखते हैं। बिकॉज जब भी इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इम्पैक्ट होता है ग्लोबली तो सब लोग यूएस ट्रेजरीज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो यूएस डॉलर अब स्ट्रेंथन हो रहा है, मतलब इन्वेस्टर का सेंटिमेंट उतना इम्पैक्ट होते जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 1.5 महीने में जो डॉलर इंडेक्स होता है वो 95-96 के लेवल से अभी ऑलमोस्ट 9900 के लेवल पे आ गया है,
राइट। तो ये हमें एक अच्छा इंडिकेशन देता है अगर आपको भी ये ट्रैक करना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो आपको ये देखना चाहिए डॉलर इंडेक्स, अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है मतलब सेंटिमेंट इज गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट। तो ये तो ग्लोबल बात हो गई। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कब तक रिजॉल्व हो सकता है, राइट। आपको क्या लगता है? एनी व्यूज, एनी गेसेस, क्या लगता है आपको? 2 से 3 महीने में? ओके। एनी अदर व्यूज? मोर देन 6 months? ओके। तो ऐसे यूएस में ऐसे 2-3 ऐसे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लीगली लोग बेट कर सकते हैं, जैसे पॉली मार्केट बोल के एक है, तो वो हम थोड़ा देखते रहते हैं। तो वहां पे पहले ऐसा था कि मार्च में शायद कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी ऑलमोस्ट लाइक 50 to 70% जो लोग बेट लगा रहे हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है, राइट। तो देखते हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ में जो हम पढ़ रहे हैं कि शायद नेगोशिएशंस चालू हो गए हैं, काफ़ी पॉस्चरिंग भी चल रहा है, राइट। मिलिट्री एग्रेशन भी यूएस ईरान बातें कर रहे हैं, लेकिन शायद नेगोशिएशन भी चल रहे हैं। तो क्या ये मतलब अगले 1 महीने में रिजॉल्व होगा या अगले 2-3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या लगता है कि देखिए हमारा ऐसा व्यू है कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट अगले 1 महीने में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें यूएस और ईरान उनका क्या पोजीशन है, तो यूएस में अभी मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, राइट। और ट्रम्प का अप्रूवल रेटिंग पिछले 1.5 महीने में काफ़ी नीचे आ गया है, राइट। और ऐसे दिख रहा है कि शायद मिड टर्म इलेक्शन में उनका जो अपोजिशन है, जो डेमोक्रेट्स है, वो शायद मिड टर्म इलेक्शन जीत सकते हैं अगर ट्रम्प ने जल्दी से ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं किया तो, राइट। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा जो हम देखते हैं कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड होता है वो काफ़ी बढ़ गया है, राइट। वापस पिछले 1-1.5 महीने में जो बॉन्ड यील्ड होता है वो यूएस में काफ़ी बढ़ गया, तो वो भी एक अंदाज़ा देता है कि यूएस पे इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ने लगा है, कि इन्फ्लेशन वहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो वो भी ट्रम्प के अगेंस्ट जा सकता है, राइट। तो इसीलिए दैट इज अ सेकेंड रीजन व्हाई ट्रम्प विल हैव टू ट्राई एंड रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट फास्ट। तीसरा रीजन ये है कि जितनी देर तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, कौन? हाँ, बराबर, आपने बराबर बोला, लेकिन कौन से कंट्रीज को फायदा होगा अगर ये यूएस, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड होता है? तो कौन से कंट्रीज को फायदा होगा उससे? चाइना को होगा और रशिया को होगा, राइट। एग्जैक्टली। तो वो भी ट्रम्प नहीं चाहेंगे, राइट। और लास्ट एक रीजन क्या है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है उनका जितना भी ऑयल का रेवेन्यू आता है काफ़ी वो बचा ले, सेविंग्स काफ़ी रहता है उनका, तो वो पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनका कहाँ होता है? आपको क्या लगता है? सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब जितना भी उनको ऑयल का पैसा आता है, हाँ, यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करते हैं वो, राइट। यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और जो यूएस में एआई इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर जितना ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, उनका ऑयल का रेवेन्यू उतना कम होगा, तो उतना कम वो यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे भी यूएस की इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो ये भी एक रीजन है कि ट्रम्प चाहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट जल्दी रिजॉल्व हो जाए, राइट। तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगले 1 महीने में शायद रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर ऐसे होता है, राइट, तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखिए, जब भी क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता है, गैस प्राइसेस बढ़ते हैं, तो 4 हमारे इम्पैक्ट होते हैं हमारे देश पे। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक तो अपने जीडीपी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है, एक अपना फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट आता है, और एक करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, वो बढ़ता है, राइट। तो अगर सपोज अगले 1-1.5 महीने में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, तो एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस विल बी अबाउट $80 अ बैरल इंस्टेड ऑफ 60-65 जो पहले था, बट दैट शुड बी मैनेजेबल इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, राइट। लेकिन अगर उससे ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड होता है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस एवरेज इस साल के लिए सपोज $100 पर बैरल या $130 पर बैरल हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगले 1 महीने में ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो हम मैनेज कर लेंगे एसेंशियली, राइट।
इसका एक इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जैसे कि रुपी अगर आप ट्रैक कर रहे हो वर्सेस यूएसडी, तो रुपी काफी वीकन होता जा रहा है, राइट। ऑलरेडी लास्ट ईयर ट्रेड और टैरिफ वॉर की वजह से ऑलरेडी हम 90 के नीचे आ गए थे, 92 पे आ गए थे। अभी अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 95 के पास है। ये कॉन्फ्लिक्ट अगर और एक महीना चलता है तो शायद हम 97 98 तक भी जा सकते हैं। उससे ज़्यादा और एक्सटेंड होगा तो 100 भी क्रॉस कर सकते हैं, राइट। तो ये एक दूसरा इंडिकेटर है जो आपको देखना चाहिए। एक तो है डॉलर इंडेक्स जो ग्लोबल सेंटीमेंट का आपको इंडिकेशन देता है, और दूसरा है यूएसडी आईएनआर, राइट, जो हमारी इकोनॉमी के बारे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं उसका इंडिकेशन देता है, राइट। तो अभी तो ये अभी भी मैनेजेबल है। अगर ये सपोज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो रुपी शुड अगेन स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग एंड कम बैक टू लेवल्स ऑफ 90 और अबव, राइट। ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात हो गई, राइट। ये सब मतलब अगले एक महीने की बात मैं कर रहा था, लेकिन हम थोड़ा अगर मीडियम टर्म की बात करते हैं, राइट, मतलब अगले 2-3 साल की बात करते हैं, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी सारे मेजर्स लिए हैं पिछले साल से ही जो हमारी इकोनॉमी को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो काफी सारे रेट कट आरबीआई ने किए थे, काफी सारे जो हम बोलते हैं मतलब फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, राइट। तो आप जानते होंगे कि एक तो मतलब जीएसटी कट हो गया था, राइट। फिर पिछले साल के बजट में ही उन्होंने लोअर इनकम सेगमेंट के लिए टैक्स कट किया था। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे हैं सभी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, स्पेशली विमेन ओरिएंटेड स्कीम्स, राइट। तो उसका भी इकोनॉमी को पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर हम टोटल देखते हैं तो ऑलमोस्ट $70 बिलियन, मतलब 1.5% ऑफ जीडीपी का गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया है, और ये पैसा जो है काफी सारा कंजम्पशन रिवाइवल के लिए इकोनॉमी में आ रहा है, राइट। तो जब अगर सपोज लोगों के हाथ में पैसा दे रही है गवर्नमेंट, तो एसेंशियली वो ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं, राइट। तो ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स अनाउंस किए हैं पिछले साल से ही जो अभी हमारे इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और क्या हो रहा है इसकी वजह से कि जो देश में इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो भी अभी बढ़ने लगा है, राइट। तो काफी साल से ये स्टैग्नेंट था, राइट, लेकिन अभी कोविड के बाद ये जो हम बोलते हैं प्राइवेट केपेक्स, प्राइवेट कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है वो भी अभी बढ़ने लगा है, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि हर साल बजट में तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी अच्छा रहता ही है। हर साल वो 10-11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंडिंग करते हैं, लेकिन ये अभी प्राइवेट कंपनीज भी स्पेंडिंग अपना बढ़ा रही है, राइट। तो ओवरऑल अपने इकोनॉमी को इससे सपोर्ट होगा। तो अगर मैं समराइज करूं, मतलब सेंटिमेंट, ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा मतलब काफी इम्पैक्ट हुआ है, तो नेगेटिव है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक सेंटिमेंट देखें तो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। दूसरा, अगर हम सेकेंड पिलर अगर हम बात करें अर्निंग्स ग्रोथ, राइट, तो क्रूड ऑयल मतलब अभी तक इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सप्लाईज आ रही है और हमें ऑल्टरनेटिव मतलब रशिया का क्रूड भी अभी मिल रहा है, ईरान का क्रूड भी हम अभी ले रहे हैं, राइट। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड होता है सपोज, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर हम देखें कि अलग अलग देश क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना के रखते हैं, राइट। तो जैसे जापान में ऑलमोस्ट 250 डेज का रिजर्व है, साउथ कोरिया में 200 डेज का है, राइट, चाइना में 100 डेज का रिजर्व है, और उनके कंपैरिजन में मतलब इंडिया ओनली हैज 25 डेज ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व्स, राइट। तो अगर सपोज फॉर एनी रीजन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड हो जाता है, एस्केलेट हो जाता है, क्रूड ऑयल सप्लाईज कम हो जाते हैं, तो काफी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस इज वन थिंग वी हैव टू कीप, वी हैव टू मॉनिटर। दूसरा, गैस ऑलरेडी कर्टेलमेंट चालू हो गया है, राइट। तो 85% ऑफ द कंजम्पशन इज बाय हाउस होल्ड, सो गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग कि उनको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 15% सप्लाई इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूजेस के लिए जाता है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए जाता है, ऑलरेडी उनको सप्लाई कंस्ट्रेन हो गया है, राइट। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेक्टर्स का एवरेज अगर हम करें तो ऑलमोस्ट 30% सप्लाई ऑलरेडी कंस्ट्रेन कर्टेल हो गया है, और शायद एक बढ़ के 50% भी कर्टेल हो सकता है, राइट। तो इफ वी सी कि विच सेक्टर्स विल बी इम्पैक्टेड, तो आपको क्या लगता है, लाइक अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो कौन से सेक्टर्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, ये क्रूड ऑयल गैस का सप्लाई अगर नहीं आता है तो कौन से सेक्टर्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी, करेक्ट।
बोलिए, गेस कीजिए। जैसे अनूप सर ने कहा हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन। कौन से सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा? एविएशन, राइट? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग, राइट? एफएमसीजी, ओके। ऑटो, करेक्ट? हाँ, पेंट्स, यस। हाँ, आपने काफी मतलब बराबर नाम लिए हैं। तो अगर आप देखें कि कहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो आईटी है, टेलीकॉम है, फार्मा है, राइट? अगर मीडियम इम्पैक्ट अगर हम देखें तो एफएमसीजी है, यूटिलिटीज है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर हम देखें कहाँ पे, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, एयरलाइंस, केबल्स एंड वायर्स, इंडस्ट्रियल, सीमेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, राइट? तो अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग इम्पैक्ट होगा। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, राइट, या सप्लाई नहीं मिलेगा। तो पिछले एक दो हफ्ते में मैंने काफ़ी सारे जो कंपनीज के मैनेजमेंट कॉल होते हैं वो अटेंड किए। तो जैसे सीमेंट कंपनीज है, राइट, स्टील कंपनीज है, केबल्स एंड वायर कंपनीज है, ग्लास सिरेमिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब यही बोल रहे हैं कि हमारे पास एक दो हफ्ते का ही सप्लाई है, राइट, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से और आगे चलता है तो फिर हमें अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, राइट? तो तभी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट? तो अलग अलग सेक्टर्स का अर्निंग्स ग्रोथ पे अलग अलग इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल हमें क्या लग रहा है कि अगर हम देखें तो फिजिकल ईयर 26 तो अभी हो गया, फिजिकल ईयर 27 हमारा ऐसा मानना है कि अराउंड 11 to 13% का अर्निंग्स ग्रोथ, निफ्टी 50 जो लार्ज कैप इंडेक्स है, तो जनरल कंसेंसस एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि अराउंड 15-16% अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है। तो हमारा ऐसा व्यू है कि अराउंड 11 to 13% का अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है। मतलब अर्निंग्स डाउनग्रेड होगा, लेकिन फिर भी डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है फिजिकल ईयर 27 में, राइट? और अगर लार्ज कैप का सपोज 11 to 13% अर्निंग्स ग्रोथ आता है, तो मिड कैप स्मॉल कैप का 15 to 18% तक का अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है, राइट? तो अर्निंग ग्रोथ शुड स्टिल बी ओके। अगर जब तक डबल डिजिट्स में है तब तक इट्स स्टिल ओके। तीसरा अगर हम फैक्टर देखते हैं लिक्विडिटी, मतलब डोमेस्टिक फ्लो और एफआईआई फ्लो, राइट? तो एफआईआई फ्लोज क्या लगता है आपको, कैसे अभी हो रहे हैं? बहुत इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, राइट? एग्जैक्टली। तो क्या हुआ था कि लास्ट ईयर तो ट्रेड और टैरिफ कंसर्न्स की वजह से आउटफ्लो हुआ था, राइट? लेकिन फिर फरवरी में इनफ्लो वापस आ गया था। लेकिन मार्च में अगर आप देखते हो तो टिल लास्ट फ्राइडे ही ऑलमोस्ट $9 बिलियन का आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका था, राइट? और इस हफ्ते देखते हैं, मतलब थोड़ा इनफ्लो आ रहा है, बट ओवरऑल 9 to 10 बिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो इस महीने हो सकता है, राइट? और अगर अगले महीने तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एफआई फ्लोज वापस इंडिया में आना चालू हो जाएगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड होता है तो आउटफ्लोज और बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एनर्जी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, राइट? और अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी ज़्यादा नहीं है। तो जितना कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड होगा उतना फिर इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट और नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो एफआई फ्लोज भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो सेविंग ग्रेस है, मतलब अपना मार्केट अभी जिस लेवल पे है वो क्यों है अभी भी इस लेवल पे? डोमेस्टिक फ्लोज, राइट? एग्जैक्टली। तो आप जानते ही है कि मतलब आप लोगों की मेहनत की वजह से SIP अभी भी एवरी मंथ ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ ग्रोस इनफ्लो आ रहा है, राइट? और उसके अलावा भी अगर मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ, मतलब SIP फ्लो तो 30,000 करोड़ है। जो लमसम फ्लो आता है म्यूचुअल फंड्स में हर महीने, दैट इज अराउंड 15,000 करोड़ on average, right? So mutual funds every month are getting around 45,000 crores of gross inflow, right? फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज अनदर 10 to 15,000 करोड़। फिर EPFO NPS का भी 15,000 करोड़ हर महीने आता है। और लास्टली इंश्योरेंस यूलिप्स का भी 10-15,000 करोड़ हर महीने अपने स्टॉक मार्केट में आता है, राइट? तो अगर हम ये सभी नंबर्स ऐड करते हैं तो डोमेस्टिक इनफ्लो एवरी मंथ इज 75,000 to 80,000 करोड़ अ मंथ, राइट? तो जितना एफआई आउटफ्लो हो रहा है उससे ज्यादा ऑन एवरेज डोमेस्टिक फ्लो आ रहा है, राइट? और ये अपने मार्केट को एक लेवल पे रख रहा है। मतलब फिर भी मार्केट में रैली क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बहुत सारे IPOs और QIPs हो रहे थे मार्केट में, राइट? तो इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था। तो अभी क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक फ्लो तो आ रहा है लेकिन एफआई का आउटफ्लो हो रहा है। और अभी IPOs
और क्यूआई पे अभी बंद हो गए, राइट। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हो रहा है। इन द पास्ट लाइक 1 or 2 months our market is only corrected around 10%, राइट। तो ओवरऑल मतलब टू समराइज, अभी एफआई फ्लो शायद थोड़ी देर तक नेगेटिव ही हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रांग ही रहेगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जब भी मतलब अभी भी जब भी मतलब मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं, राइट। और लास्टली अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इस करेक्शन के बाद अभी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए। जैसे निफ्टी 50 है, उसका 1 year फॉरवर्ड पी मल्टीपल इज अराउंड 17.5 टाइम्स, उसका लास्ट 10 years एवरेज इज 18.5 टाइम्स, मतलब हम अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे आ गए। तो वैल्यूएशंस हैव बिकम अट्रैक्टिव, राइट। और हिस्टोरिकली अगर आप डेटा देखोगे पिछले 25 साल का, तो जब भी निफ्टी 50 का 1 year फॉरवर्ड पी रेशियो इज अराउंड 17.5 बिलो द लॉन्ग टर्म एवरेज, तो अगले एक साल में निफ्टी हैज डिलीवर्ड अराउंड 15% रिटर्न, राइट। सो चांसेस आर very good that from here investors can make good returns from equities, right? And especially अगर हम sectoral breakdown देखें तो ज़्यादा मैं numbers में नहीं जाऊंगा, लेकिन from a valuation point of view जैसे banking है, IT है, right? auto sector है, यहाँ पे valuations काफ़ी attractive दिख रहे हैं अभी, यहाँ से return अच्छा बन सकता है। और mid cap small cap में भी अभी काफ़ी correction हो गया है, उनके भी valuation long term average के नीचे आ गए, तो यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिटर्न बन सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, राइट। बट ओवरऑल फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, राइट। सो अगर मैं इस फ्रेमवर्क में समराइज करूं तो अगर हम सेंटिमेंट की बात करें तो डोमेस्टिक सेंटिमेंट जैसे मैं बोल रहा था अभी तक मतलब हम बोलते सकते हैं कि मीडियम टू पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो इतना नहीं है, राइट। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट पे क्वेश्चन मार्क है, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा, राइट। अर्निंग्स ग्रोथ जैसे मैं बता रहा था कि डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो दैट इज अ चेक मार्क। लिक्विडिटी डोमेस्टिक फ्लोज वी एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रांग, लेकिन एफआईआई फ्लोज पे क्वेश्चन मार्क है। और वैल्यूएशन अभी अपना डोमेस्टिक वैल्यूएशन तो काफी अट्रैक्टिव हो गया है, ग्लोबल वैल्यूएशन अभी इतने नहीं गिरे हैं, राइट। तो रिलेटिवली इंडिया इज लुकिंग बेटर फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एंड फ्रॉम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक गोल्ड पे व्यू भी लेना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, मतलब बिफोर आई शेयर माय थॉट्स, गोल्ड के प्राइस को कौन से फैक्टर्स ड्राइव करते हैं? क्यों गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है या करेक्ट होता है? हाँ बिल्कुल, जब भी कोई अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या मिलिट्री वॉर हो, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, राइट। एनीथिंग एल्स? हाँ बराबर, अगर डॉलर वीकन होता है, यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। एनीथिंग एल्स? सेंट्रल बैंक्स फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं अपने रिजर्व्स के लिए, डॉलर से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो भी है तीसरा रीजन। और अभी आप लोग गोल्ड खरीदते हो कि छोड़ दिया है गोल्ड खरीदना? हाँ ऐसा है। तो वो चौथा रीजन है कि गोल्ड ईटीएफ में लोग इंडिया में नहीं काफी सारे देशों में पैसा डाल रहे हैं, राइट। और एक जो रीजन है वो इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क होता है तो गोल्ड प्राइस बढ़ता है, राइट। तो इन 5 रीजन में से अगर हम देखें कि अभी क्या हो रहा है, राइट, तो अनसर्टेनिटी तो काफी हाई है, बड़ी है, तो दैट इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड। अगर क्रूड ऑयल गैस सप्लाई कंस्ट्रेन हो रहे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, दैट इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड, राइट। सेंट्रल बैंक्स अभी भी फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ जापान, आरबीआई, उसकी वजह से भी गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, राइट। और अभी भी ग्लोबली इन्वेस्टर्स स्पेशली चाइना में, इंडिया में गोल्ड ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो ये 4 तो पॉजिटिव है, लेकिन ये 5वां जो फैक्टर है अभी एक्चुअली जैसे मैं आपको बता रहा था कि यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, सो दैट इज नेगेटिव फॉर गोल्ड, राइट। तो इसीलिए हम अगर देखते हैं जब भी कुछ दिन गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है और कुछ दिन करेक्ट हो रहा है, राइट, तो जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड प्राइस करेक्ट हो रहा है। और क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है, सब लोग यूएस डॉलर को एक सेफ हेवन की मानते हैं, तो वो खरीद रहे हैं, इसीलिए गोल्ड प्राइस में करेक्शन आया, राइट। बट फ्रॉम अ ओवरऑल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू गोल्ड का पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, राइट।
तो जस्ट एक जो हमारा मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड है जो मैं मैनेज करता हूँ उसके बारे में मैं 2 मिनट आपको बताता हूँ। तो फंड ऑफ फंड मतलब क्या, तो हम म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं इस फंड ऑफ फंड में, राइट। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स को मिल जाता है, राइट। तो आप सिर्फ ये एबीएसएल मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड में अगर आप इन्वेस्टर्स का पैसा डालते हो तो आपको ये अंडरलाइंग पोर्टफोलियो का एक्सपोजर मिल जाता है, राइट। तो अभी हमारा एक्सपोजर क्या है, अराउंड 60% इक्विटी है, अराउंड 11% गोल्ड है और बाकी का फिक्स्ड इनकम है, राइट। और इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन कहाँ है, तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में है। एंड सेक्टोरल थीमेटिक साइड पे जो मैं आपको थीम्स बता रहा था, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंजम्पशन, फार्मा, डिजिटल और डिफेंस, राइट, इन सेक्टर्स में हमारा एक्सपोजर है, राइट। फिक्स इनकम साइड में लार्जली इट्स शॉर्ट टर्म और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एंड गोल्ड ईटीएफ, राइट। तो इस फंड ऑफ फंड को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसमें हम 3 इनपुट्स लेते हैं। एक तो है हमारा क्वांट मॉडल, एक है जो हमें रिकमेंडेशन देता है, अलग अलग पैरामीटर देखिए कि कितना इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हम एक टेक्निकल मॉडल भी यूज करते हैं जो मोमेंटम और मीन रिवर्जन मैट्रिक्स देख के हमें बताता है कि कौन से सेक्टर में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा जो मैंने आपको अभी आपके साथ शेयर किया, वो फ्रेमवर्क सेंटिमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन, वो मैं यूज करता हूँ टू टेक द फाइनल डिसीजन कि कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना फिक्स इनकम में, कितना गोल्ड में, और कौन से सेक्टरल थीमेटिक फंड्स में, राइट। और ये हम बहुत अच्छी तरीके से कर पाए हैं। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ये हमारा देखिए मतलब मंथली पोर्टफोलियो कैसे चेंज हुआ है जुलाई 24 से लेके फरवरी 26 तक, राइट। तो आप देखोगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में यहाँ पे हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप को काफी एक्सपोजर था, राइट। वो पीक में आई वाज एबल टू एग्जिट स्मॉल कैप फंड एंड शिफ्ट टू आवर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड लार्ज कैप फंड, राइट। सो दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि इसके बाद स्मॉल कैप में, मिड कैप में काफी करेक्शन आया था और लार्ज कैप वाज अ बेटर बेट, राइट। सो दैट डिसीजन वर्कड आउट इन आवर फेवर। दूसरा है, आप देखोगे कि जुलाई अगस्त 2024 तक हमारा जो मतलब वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स को मैंने एक्सपोजर रखा था, डिविडेंड यील्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू और वैल्यू फंड, तो उनको मैंने एग्जिट किया क्योंकि यहाँ पे काफी हमें लगा कि वैल्यूएशन पीक पे है इन सब सेक्टर्स में। तो इन फंड्स को मैंने एग्जिट किया और कहाँ शिफ्ट किया, तो बैंकिंग फंड, डिजिटल फंड, फार्मा फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड, राइट। तो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स हम बोलते हैं, और इन फंड्स ने भी फिर अच्छा रिटर्न दिया है। तो दैट वाज अ सेकंड गुड डिसीजन। एंड थर्ड वाज ऑन द कमोडिटी साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2024 से ही ऑलमोस्ट मैंने अराउंड 15% एलोकेशन टू गोल्ड बना के रखा था, राइट। और वहां से लेके गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और लास्ट ईयर फिर मैंने सिल्वर भी ऐड किया था और फिर कम भी किया था, राइट। तो ये 3 डिसीजंस है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोजर, टेकिंग एक्सपोजर टू कमोडिटीज एट द राइट टाइम। सेकेंड, शिफ्टिंग फ्रॉम स्मॉल कैप्स टू लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप एट द राइट टाइम। एंड थर्ड, एग्जिटिंग वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स एंड शिफ्टिंग टू ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स एट द राइट टाइम, राइट। क्योंकि ये 3 डिसीजंस बहुत हमारे अच्छे हो गए, इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस मतलब ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो अगर आप देखोगे मतलब एक साल में, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इक्विटी मार्केट तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, राइट, ऑलमोस्ट नेगेटिव 10% रिटर्न है, लेकिन जो एबीएसएल मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड है, हमारा एक साल का रिटर्न पॉजिटिव 10% है, राइट। एंड कैटेगरी एवरेज डायनेमिक एलोकेशन मतलब बैलेंस्ड एडवांटेज मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में कैटेगरी एवरेज इज ओनली 3.5% और बेंचमार्क रिटर्न इज ओनली 1.7%, राइट। और हमारा 10% है। और हम सिर्फ एक साल का रिटर्न नहीं देखते हैं, हम 3 साल 5 साल का ज्यादा ट्रैक करते हैं। तो 3 साल का केगर 18% है वर्सेस 13% फॉर द कैटेगरी, एंड 5 ईयर केगर इज 14% वर्सेस 11.5 फॉर द कैटेगरी, राइट। तो अक्रॉस टाइम फ्रेम्स वी आर इन द फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब टॉप 25 परसेंटाइल में हम। लेकिन हम सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखते, हम क्योंकि ये एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड है, तो इसमें हम रिस्क भी कम रखना चाहते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब वॉलेटिलिटी का मेट्रिक देखते हो, तो दिस इज ऑल्सो इन लाइन विथ द कैटेगरी एंड मच लोअर देन फॉर एग्जाम्पल इक्विटी, राइट। तो जो हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस फंड ऑफ फंड में हमारा काफी अच्छा है।